नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की चर्चा किए थे, और उसमें हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं, और डिफरेंट ग्राफ के साथ जो हमारे पास कुछ लॉजिकल जो मीडियन या फिर मोड, जो इस तरीके के लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पास पोजिशनल एवरेज होते हैं, या जो हमारे पास इस तरीके से बिजनेस एवरेज होते हैं, उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो डिफरेंट ग्राफ होते हैं, डिफरेंट ग्राफ में लाइक हिस्टोग्राम, लाइक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, और फिर उनके माध्यम से ओजाइव कर्व और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक, अगर आप लोग L1 क्लासेस प्रयागराज प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, जिस लोगों के साथ आप लोगों को एक ऐप मिलेगा जिस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में हम लोग लगभग सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा और इन सब के जो प्रेजेंटेशन है, फिर इनका कलेक्शन, टेबुलेशन और ग्राफ तक की, ग्राफ में कुछ पोर्शंस जैसे जो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ होते हैं, या नॉर्मल जो हम लोग कर्व बनाते हैं, जैसे सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, इस टाइप के बार डायग्राम्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली चार्ट्स और जो ग्राफ का अदर पोर्शन है, हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होगा, जिसमें हम लोग हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व की चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ ओजाइव कर्व, और उसके माध्यम से हम लोग मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है हिस्टोग्राम। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम के साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ेंगे, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज ओजाइव कर्व जिसको हम कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जेएसओ के स्तर पे इतना इंपॉर्टेंट है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ही हम लोग ओजाइव कर्व ही कहते हैं, और इसी से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी जब इसका नंबर आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन ओजाइव कर्व के माध्यम से ही हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में हम लोग जो अब तक चर्चा हम लोग कर रहे थे उसमें पीपीटी के माध्यम से कर रहे थे, अब हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कि न्यूमेरिकल जो भी डेटा हो, जो भी एक दो क्वेश्चन हो, उनको हम लोग हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से देखें तो ज़्यादा उचित रहेगा हमारे हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं? तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले ये जिस केस में बनेगा, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा कि हिस्टोग्राम बनाने की जो कंडीशंस होगी, कि सबसे पहले वी हैव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। फिर से आप लोगों को एक बार रिवीजन के लिए बता दिया जाए कि जहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट लिखना पॉसिबल ना हो, एक दूसरे में डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल ना हो, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 से 1 के बीच में अगर हमारे पास कुछ नंबर लिखा गया है, कहा जाए कि हमारा x जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से 1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रेंज को कंसीडर कर रहा है, और ये रेंज हमारे पास एक कंटिन्यूअस रेंज होगी। और इसी कंटिन्यूअस रेंज को ही हम जब फ्रीक्वेंसी, इसके साथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख दी जाएगी कुछ फ्रीक्वेंसी, तो इस दोनों वेरिएबल x और उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी लिखी है, इसको हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चर्चा का पॉइंट है, सबसे पहले ये हमारे पास ये है कि हमारे पास सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर दूसरा क्या करेंगे कि वी प्लॉट the class interval on x axis and
फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे हम उन रैंडम वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लास इंटरवल हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा और क्लास इंटरवल हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारी डिपेंडेंट होती है, इसलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद एक हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आता है, जो उस क्वेश्चन में हमारे पास जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उस पर रिजल्ट होता है, जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और या उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया है और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। सपोज करिए क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 18 और 14, ठीक। अब इस टाइप का डेटा जब भी हमारे पास दिया रहेगा तो हम इसको कहेंगे दिस इज आवर कंटिन्यूअस क्लास फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हमारे पास क्या करना है कि हम इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बताया नियम कानून कि हम एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी रेंज शुरू होगी ये हमारे 0 पॉइंट होता है, 0 0 मूल बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, ठीक है। 50 तक क्लास इंटरवल है। अब इसके बाद यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसीज मान लेते हैं हम लोग। ये हमारा 5 है, ये 10, ये 15 और फिर इसके बाद यहाँ पर 18 है, तो 1 2 3 पॉइंट और, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना है कि 0 से 10 की रेंज में हमें 5 फ्रीक्वेंसी का एक बॉक्स प्लॉट करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी 5 फ्रीक्वेंसी का एक रेक्टेंगल हो गया 0 से 10 की लिमिट के बीच में। जो हमारा क्लास इंटरवल 0 से 10 है उसके बीच में फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 0 से 10 के बीच में 5 हाइट का एक हम रेक्टेंगल बना देंगे जिसको हम कहेंगे ये हमारा हिस्टोग्राम का पहला पार्ट है, ठीक। अब उसके बाद 10 से 20 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम 10 फ्रीक्वेंसी का या 10 पॉइंट का एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट होगी 10। फिर उसके बाद सेम 20 से 30 के बीच में 15 हाइट का, तो यहाँ पे 20 से 30 के बीच में 15 हाइट का एक रेक्टेंगल हम लोग और बना दिए। फिर 30 to 40 के बीच में 18 हमारी फ्रीक्वेंसी है, 18 फ्रीक्वेंसी का एक रेक्टेंगल और बना। फिर इसके बाद 40 to 50 के बीच में 14 है हमारा, तो यहाँ पे जो क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये हमारी ये हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा 15 है, ये 18 है और ये 14 है। तो ये जो हमारे पास एक ग्राफ मिल रहा है इसको हम कहते हैं ये हमारा हिस्टोग्राम है। ये कंप्लीट, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये हिस्टोग्राम तभी बनाया जाता है जब हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास फ्रीक्वेंसी हो। कंटिन्यूअस क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये इसके एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और अगले क्लास की लोअर लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। अदरवाइज हम इसका क्लास जो हिस्टोग्राम बनाएंगे वो हिस्टोग्राम ना हो के वो बार डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर करना है कि हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं या बार डायग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये कंपलसरी होता है
कि 0 से जो एक पहले क्लास की जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी की अपर लिमिट जो है वो अगले क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे। और अगर सपोज करिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्लास फ्रीक्वेंसी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, तो इनको इक्वलाइज कैसे किया जाता है, इन दोनों में क्या करते हैं फिर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये 14 है, अगर सपोज करिए कि हमारे पास समथिंग ये मान लीजिए 11 हो जाता, या ये 10 ही रहता और इसके बाद ये 11 से शुरू होता, 11 से 20, तो उस केस में हम दोनों के डिफरेंस को निकालते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, जो हमारा डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 का जो पोर्शन आएगा, जो यहाँ पे दोनों लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा, इसके जो डिफरेंस आएगा उसको अपर लिमिट में हम ऐड करते हैं, और लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, उसको लोअर लिमिट में हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम चीज। तो उस केस में हमारे पास क्लास इंटरवल रेगुलर हो जाता है, मतलब 0 से 10, 10 से 20। रेगुलर होने का मतलब क्या हो गया कि एक क्लास की जो पहले क्लास की अपर लिमिट है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम ऐसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट हमारे पास अलग अलग यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएटेड हैं, मतलब अगर डिसजॉइंट क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं हमारे पास, तो उस केस में हम लोग हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे, और हिस्टोग्राम का वहाँ पे नियम कानून अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हमारे पास हिस्टोग्राम हम इसको कब बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने की कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यही है यहाँ पर कि आपके जो दो सक्सेसिव क्लासेस हैं, एक पहले क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बराबर हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल या जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, क्लास इंटरवल पर डिपेंड ही कर रहा है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसकी चर्चा नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़े तो इसकी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो इसका एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे जो पॉइंट रहेंगे नोट में, हम यही लिखेंगे। नोट में हमारे पास क्या हो गया, पहला पॉइंट तो ये दोनों कंबाइंड रूप में रहेगा, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही हमारा एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये हाइट 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 5 ना हो के अगर 7 होती, तो हम यहाँ पे कहीं जो है इसका ग्राफ खींचते। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे पास जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, जितनी हाइट की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, उतना ही हमारा रेक्टेंगल की साइज़ बढ़ेगी, और जब रेक्टेंगल की साइज़ बढ़ेगी तो उस केस में हमारे पास उसका एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो एरिया हमारा क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और इसके बाद एक यहाँ पे अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, ये रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके सीजीएल में पूछा गया है, ये जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक बार यही टर्म पूछा गया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, हाइट ऑफ हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है, लेकिन बस ये 2 पॉइंट में इसलिए लिखा जा रहा है कि यहाँ पर ये टर्म, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यूज हुआ था, और यहाँ पे टर्म हाइट यूज हुआ था, इसका हिस्टोग्राम की हाइट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम में जो हमें मेन पॉइंट ध्यान में रखना है, ये हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर कि ये कॉन्टिन्यूअस केस में बनाया जाएगा। इसको हम एक्स एक्सिस पर, क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को ऑन वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं। और अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल्स के बीच में मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पॉइंट उसमें दे दिया जाए एग्जाम में कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल लिख दिया जाए और फ्रीक्वेंसी लिख दी जाए, उसके साथ 4 पॉइंट दे दिए जाएं कि हमें कौन सा पॉइंट या किस मतलब
ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल होगा कि जो हम, जिसके माध्यम से हम इस क्लास इंटरवल को रेगुलर कर सके। रेगुलर का मतलब जब यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हों, 0 to 10, 11 to 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, या वो डिफरेंसेस जरूरी नहीं एक का ही हो, उस तरीके से वहाँ पर डिफरेंसेस 2, 3, 4 के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखे हैं कि हम अपर लिमिट में उस टर्म को ऐड करते हैं जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 2 से डिवाइड करके, और लोअर लिमिट में उस टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा वो रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट 2 और हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम के, या हिस्टोग्राम के साथ साथ इसको फिर से यहाँ रेक्टेंगल ही लिख सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, किसी एक सिंगल रेक्टेंगल की जो हाइट होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका एरिया चेंज होता रहेगा, जो भी रहेगा एरिया। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे चलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, और पहले हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मान लेते हैं कि जो हमारा पिछला क्वेश्चन ही है, यहाँ पे क्लास इंटरवल जिसमें दिया गया था और फ्रीक्वेंसी दी गई थी, जिसमें क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पे 5, 10, 15, 18 और ये 14 ये दिया गया था। इसी का हम यहाँ पे जस्ट फिर से हम बना दे रहे हैं एक बार, कि जो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व जो खींचा था या हिस्टोग्राम जो बनाया था वो कुछ इस तरीके से था। ये हुआ 40, ये हुआ 50, पाँच, ये हुआ 10, ये हुआ 15, ये 18, 19 तक गया। ठीक है, ये यहाँ पर हाइट थी इसकी 5, फिर इसके बाद इसकी हाइट थी 10, और फिर इसके बाद 15, और फिर इसके बाद 18, और फिर इसके बाद 14। ये पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में करते क्या है, सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हम जस्ट पॉइंट भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे अगली स्लाइड में, जस्ट कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम इसके मिड पॉइंट को, हर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को हम फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम इस मिड पॉइंट को स्केल से, स्केल का मतलब समझ रहे हैं कि सीधी एक लाइन में, तो हम इस तरीके से इसको स्केल से मिला दे रहे हैं। जैसा जहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना हुआ है, जिस तरीके से जहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं उनको हम स्केल से मिला देंगे। और ये जो हमारे पास रेड ये कर्व आएगा, ये जो रेड कर्व आएगा हमारे पास, ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या होता है, पहले हिस्टोग्राम बनाना होता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, ज्वाइन
all the midpoints by scale। बाई स्केल ध्यान में रखिएगा कि स्केल का मतलब सीधी लाइन में, पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, हाथ से मिलाएंगे तो कर्व हो जाएगा। अगला जस्ट अभी जब पॉइंट हम बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, तो उसमें क्या होता है कि हम स्केल के नहीं, बाई हैंड उसको हम मिलाते हैं मिड पॉइंट्स को। बस दोनों डिफरेंस भी यही है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है कि हम मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्केल से मिलाते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व में हम बाई हैंड मिलाते हैं। तो हमारे पास जो टर्म आता है वो टर्म फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है, जो भी जिस तरीके से जिस रिस्पेक्ट में मिलाया गया। बाई हैंड मिलाया गया तो फ्रीक्वेंसी कर्व, बाई स्केल मिलाया गया तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, जो फ्रीक्वेंसी कर्व, ध्यान में रखिएगा, जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया हुआ है, इसके अंदर का जो एरिया आता है, जो भी इसके अंदर का एरिया आएगा, ये एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी कि जो आपको यहाँ पे विशेष रूप में ध्यान में रखना है, क्या कि एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन is equal to the area of हिस्टोग्राम। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि कोई हमारे पास इस तरीके का कर्व बना दे, इस तरीके का एक हमारे पास ग्राफ बना के आपको पेपर में दे दे और कहे कि इस जो कर्व है या जो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसके अंदर का एरिया हमें बताइए, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, इसके अंदर एक्स एक्सिस और इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर का जो एरिया है वो हिस्टोग्राम के एरिया के बराबर होगा। हिस्टोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे, जस्ट ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ के बराबर इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर इसका एरिया होता है। तो ये हर एक एरिया, मतलब यहाँ पे 5 है, डिफरेंस 10 है, यहाँ पे ये 10 है, डिफरेंस 10 है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी 15 है और इसका डिफरेंस 10 है, और फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी 18 है, ये 14 है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के डिफरेंस चूँकि 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एरिया हमारा आएगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया और हिस्टोग्राम का एरिया दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ये कभी भी एग्जाम से में आपसे पूछ लिया अगर इस तरीके से, तो ये आपके लिए एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व पे। फ्रीक्वेंसी कर्व पे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कर्व है इसकी यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो शायद ये स्लाइड में आना ही है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व में जस्ट आपको अभी बताए हैं कि सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ही बनाते हैं, तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स बाय हैंड। ये ध्यान में रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम यहाँ पे स्केल से जोड़ते थे पॉइंट्स को, फ्रीक्वेंसी कर्व में हम हैंड से जोड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा वो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल जस्ट हम लोग पिछले ही क्वेश्चन का देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पिछले क्वेश्चन का ही यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन में जो हम लोग कर्व बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं, वही यहाँ पे लेते हैं। क्लास इंटरवल है और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर ये हुआ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी, ये फ्रीक्वेंसी थी हमारी 5, 10, 15, 18 और 14। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या है हमारा, ये हमारा इधर हुआ क्लास इंटरवल, ये इधर हुआ फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50। ये हुआ 18 तक। ठीक है। तो हम हिस्टोग्राम पहले बना रहे हैं, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या लिखा गया था, कर्व में हम जस्ट बता चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, और मिड पॉइंट, सभी मिड पॉइंट्स को हम कैसे जोड़ेंगे, बाय हैंड। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, और इन मिड पॉइंट्स को बाय हैंड हमें मिलाना है। तो ऐसे जैसे पेन चलती जा रही है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब आया, ये बहुभुज ना होगा, ये कर्व होगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व। और यहाँ पर भी सेम तरीके का जो फिनोमेना होता है वही एप्लीकेबल होता है, बस केवल लास्ट पॉइंट जो होता है, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बाई स्केल ना होके बाई हैंड होता है। ठीक है। हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो हमारे पास हैंड का तरीका, हैंड इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा, ये हम ग्राफ को कहेंगे कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि जब हमें इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो तो हम वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। हालांकि वो जब आप लोग एमएससी वगैरह करेंगे तो उस वहाँ के सिलेबस में है, यहाँ पे जीएसओ लेवल पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब भी इसका अंडर एरिया निकालना होगा तो हमारे पास जो ग्राफ है उसका सबसे पहले इक्वेशन निकालना पड़ता है, और उस इक्वेशन का हम लोग इंटीग्रेशन, जो भी हमारे पास लिमिट होती है संबंधित लिमिट में, हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और उस इंटीग्रेशन के माध्यम से हम इस एरिया इसके अंदर का एरिया निकालते हैं। क्योंकि हम लोग जस्ट अभी कैलकुलस में इंटर में पढ़ ही चुके हैं कि जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के दोनों के रिस्पेक्ट में। और अगर हमें एरिया के स्थान पे अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो हम एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। जो भी हमारे पास कर्व रहेगा, जो भी हमारे पास जो डिफाइंड हमारा या फिजिबल जो रीजन हमारे पास रहेगा, उसको, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो भी ग्राफ रहेगा उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकालने के बाद जो भी हमारे पास दोनों के ग्राफ रहेंगे, उन ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, और उसके माध्यम से हम यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हैं, और इसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम ओजाइव कर्व भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड द cumulative frequency, cumulative frequencies। cumulative frequencies का मतलब क्या होगा, cumulative frequency होती है दो तरीके की। तो यहां पर हम लिख रहे हैं दैट इज लेस देन cumulative frequency, CF का मतलब cumulative frequency होता है,
और यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आपके PDF में ये चीज़ें इन्वॉल्व रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो CF हम लोग बोलते हैं और दैट इज, ठीक, दैट इज लेस देन CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन, या इसी को ग्रेटर देन भी कहते हैं, ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में हमारे पास जो पॉइंट होता है हम प्लॉट करते हैं, जो पॉइंट्स हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। अब हमारे पास क्या है कि क्लास इंटरवल यहाँ पे भी दिया रहेगा कॉन्टिन्यूस, चूंकि हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं तो हमारे पास क्लास इंटरवल तो यहाँ पे भी दिया रहेगा, लेकिन क्लास इंटरवल में दो लिमिट्स होती हैं, अपर और लोअर लिमिट्स। तो उस केस में हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये चीज़ मैटर करती है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको अपर लिमिट पे, और मोर देन या ग्रेटर देन जो हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसको लोअर लिमिट पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट हम लिख रहे हैं कि बी प्लॉट द लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट upper limit of the class interval and more than cumulative frequency against lower limit of the क्लास इंटरवल, ठीक है, CI मतलब क्लास इंटरवल। लेस देन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछा गया है आपसे एग्ज़ाम में कि हमारे पास ASO का एग्ज़ाम हुआ था जो स्टेट का, राजस्थान का शायद, उसमें कहीं पे हमने देखा था कि जो हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपर लिमिट पे और ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लोअर लिमिट पे इसलिए प्लॉट करते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज रहे, मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिमेट्रिसिटी है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं तो जो हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रहेगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्लास इंटरवल हुआ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मान लेते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये कुछ हमारे पास इस तरीके से दिया गया है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है। कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो अब यहाँ पे जस्ट अभी बताए हैं कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास दिया रहेगा, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसमें हम यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन या मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर हम इन दोनों का मान निकालेंगे, इन दोनों का मान कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे पहले इसका मान हम निकाल रहे हैं, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर करते क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको सेम लिख देते हैं, फिर इस वाले पॉइंट को यहाँ पे प्लस करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15। फिर इस पॉइंट को यहाँ पे प्लस करते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 27, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे प्लस करते हम चले जाते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 62,
ठीक है, हाँ ये जोड़ ठीक है लगभग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अपर टू डाउन साइड में जब हम आएंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोर देन सी एफ। मोर देन सी एफ में क्या करते हैं हम लोग, नीचे की डायरेक्शन से चलते हैं। नीचे की डायरेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या है 9। इस 9 को अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर इस 20 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर ये यहाँ पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 47। फिर आगे ऐड होगा तो ये हो जाएगा 57। और ये फिर आगे ऐड होगा तो 62। ये ध्यान में रखिएगा कि अपर और लोअर जो फ्रिक्वेंसीज आएंगी, चूंकि ये टोटल फ्रिक्वेंसीज का जोड़ है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर होगा और इसका टोटल जोड़ बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये 20 हुआ और 20 के बाद इसमें हम 15 ऐड किए तो ये 35 हुआ। और फिर 35 में 12 ऐड किए तो ये 37 और 47 हुआ। फिर 47 में 10 ऐड किए तो 57 हुआ और 57 में 5 ऐड किए तो ये 62 हुआ। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या करना है कि हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है क्लास इंटरवल और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में। ठीक है, दोनों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एक साथ प्लॉट करना है। लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। लेस देन जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको अपर लिमिट पे, एक सेकेंड, और उसके बाद जो हमारे पास ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम कलर इसी तरीके से मार्क कर देना है ताकि आपको पता चलता रहे। मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लोअर लिमिट पे हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। ग्राफ की प्लॉटिंग में हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हुआ हमारा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, 60 तक हमारे पास पॉइंट्स हैं। अपर पॉइंट हमारे पास 62 तक हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 10 है, 20 है, 30, 40, सॉरी 50, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं पॉइंट। तो ये मान लेते हैं 60 है और इसके ऊपर 62 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट इधर ज़्यादा हो गए हैं, इधर कम हुए हैं, तो इस एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो इसलिए बहुत इसमें हमें गुणा भाग नहीं करना है, हमें पॉइंट्स केवल देखने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं। लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, अपर लिमिट पे प्लॉट करना है। तो 10 पे हमें 5, 20 पे 15। तो 10 पे यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे 5 हमारा यहीं कहीं रह जाएगा। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज करने तो ये हमारे पास 10 पे 5 है तो यहीं कहीं पॉइंट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे जस्ट यहाँ पे, तो 10 पे 15, 12 पे सॉरी 20 पे 15 और 30 पे 27, 20 पे 15 और 30 पे 27, 20 पे 15, यहाँ पर 20 पे 15 कहीं यहाँ पे रहेगा और 30 पे 27 यहाँ कहीं रहेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 40 पे 42 और 42, 53, 62, ये हुआ हमारा 42। और यहाँ पे कहीं हुआ, ये मान लेते हैं हमारा 53 है और यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये हमारा 60। ठीक है, हमें पॉइंट्स ध्यान देने हैं, बाकी बहुत इसमें गुणा भाग नहीं करना है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो रहा।
तो ये हमारा पॉइंट था 5 का मान लेते हैं और ये पॉइंट है, ठीक है। ये कुछ देखेंगे तो जो हमारे पास ग्राफ की जो शेप आ रही है वो इलांगेटेड यस है। इलांगेटेड यस का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम यस बनाएं और इसका ये पोर्शन इधर खींच दें और इसका पोर्शन, ये पोर्शन इधर खींच दें, ऐसे खींच दें, तो ये देखेंगे कुछ इसी तरीके से आ रहा है। और ये टर्म आपसे पूछा गया है कि जो ओजाइव कर्व होता है किस शेप का होता है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको इलांगेटेड यस कहते हैं। अभी लिखवा रहे हैं, इसका अगला पॉइंट हम बता देंगे आगे कि ये इलांगेटेड यस शेप का होता है। अभी हम इसके बाद सबसे पहले ये क्या हुआ कि हमारी लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई। अब हमारे पास ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोअर लिमिट में प्लॉट करेंगे, तो ये 62, 57, 47, तो ये यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि यहीं कहीं है पॉइंट। और फिर इसके बाद यहाँ पर जीरो पे यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो जो हमारा दूसरा प्लॉटिंग हो रही है, ये दूसरी प्लॉटिंग हमारी हो रही है जीरो लोअर लिमिट पे, ये जीरो पे 62 हुआ, फिर इसके बाद 10 पे 57 है, 10 पे 57 है हमारा यहाँ पे कहीं। और फिर इसके बाद हमारे जो आगे के पॉइंट्स हैं 47, 35, तो ये हुआ हमारा 47, और यहाँ पे कहीं हुआ 35, और फिर इसके बाद देखेंगे 20 एंड 9, तो यहाँ पे कहीं आएगा 20 और यहाँ पर कहीं आएगा 9। तो इसको भी जब मिलाएंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो पॉइंट्स हैं हम उनको लिखते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स क्या हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ पर जो अब हमारे पास ये कर्व मिला, इसी दोनों कर्व को एक साथ मिलाकर जो हमारे पास लिखा गया, इसी को हम कहेंगे ये हमारा ओजाइव कर्व है या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि ओजाइव कर्व गिव्स द मीडियन, ये चीज आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओजाइव कर्व्स गिव्स द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे यहाँ पर इसका मीडियन निकालते हैं हम लोग, तो मीडियन हमारा जो ये पॉइंट होता है, ये होता है कि मूल बिंदु से यहाँ पर जो इनके दोनों का ज्वाइंट पॉइंट आया है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पे, और मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, मीडियन, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस जो होती है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ये हमारा मीडियन है, ठीक। अब ये चीज कई बार पूछी गई आपके जीएसओ के एग्जाम में कि ओजाइव कर्व में जो मीडियन होता है वो क्या होता है, तो मूल बिंदु से इस पॉइंट, ये दोनों का जो दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये मूल बिंदु से जो इस पॉइंट की दूरी होगी वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि ओजाइव कर्व is of elongated S shape, elongated S shape। elongated S का बता दिए हैं आपको, elongated S क्या होता है, S के दोनों पोर्शन को हम खींच दें तो जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिलेगा वो elongated S होता है। तो ये भी देखेंगे ऐसे और ये भी ऐसे होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसको यहाँ पर जो भी हमारे पास ये पॉइंट आया है, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये लेस देन CF कर्व है और ये क्या है, मोर देन है, मोर देन CF है, ठीक है।
तो लेस देन मोर देन CF का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारा मीडियन होगा। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि इधर पॉइंट एक खींच के यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, कह दीजिए ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कभी मीडियन नहीं होती, वेरिएबल का पॉइंट हमारा मीडियन होता है। जो भी वेरिएबल का पॉइंट मिड पॉइंट रहेगा वो हमारा मीडियन होगा। और आगे अभी जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे तो मीडियन निकालने के जो और भी तरीके हैं हम उनकी चर्चा करेंगे वहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पे जो ग्राफ के माध्यम से फाइंड आउट होता है वो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ओजाइव कर्व में बस इतना 2 पॉइंट आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंस का है कि इससे हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं, और इसका जो शेप होता है वो इलांगेटेड एस शेप का होता है। आगे भी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, कोई जे शेप का होता है, कोई देखेंगे तो डमरू के आकार का होता है, लेकिन हमें जो या कुछ देखेंगे तो वो 3D में बेल शेप्ड होते हैं। जो मंदिर वगैरह में घंटा देखे होंगे तो बेल शेप्ड होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ पे जो भी आएगा उस तरीके से हम बता देंगे कि कौन सा कर्व किस शेप का होता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि इसको इलांगेटेड एस शेप इसीलिए कहते हैं कि इलांगेटेड एस टाइप का बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ओजाइव कर्व। और अब एक कर्व यहाँ पे दिया नहीं गया है, हमें ये लग रहा था कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन कुछ आ सकता है। तो इसमें जो हमारे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम होता है, हालांकि ये BSc के प्रैक्टिकल में ज़्यादातर यूज किया जाता है, वो भी जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर सिस्टम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर केस में ये टर्म नहीं बताया जाता स्टेम एंड लीफ, क्योंकि ये बहुत ही पुराना, सबसे पुराना एक तरीके से कह सकते हैं ग्राफ है ये। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिजिट्स दी रहती हैं उनको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज अ सिंपल वे टू डिस्प्ले द क्वांटिटेटिव डेटा। ध्यान में रखिएगा ये चीज़, क्वांटिटेटिव डेटा का हम डिस्प्ले करते हैं, नॉट क्वालिटेटिव डेटा। वेयर नंबर्स आर स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टेम एंड लीफ। इनका जो 2 पार्ट में डिवीजन होता है, उनको हम एक पार्ट को कहते हैं स्टेम है, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं ये हमारा लीफ है। और उसके बाद द स्टेम रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट डिजिट। ये चीज़ आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्टेम हमारा जो है वो फर्स्ट डिजिट होती है और जो लास्ट डिजिट होती है वो हमारी लीफ होती है। ठीक है, लीफ। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दिस टाइप ऑफ प्लॉट हेल्प्स ऑर्गेनाइज डेटा, shows the distribution while maintaining individual data point। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सपोज करिए कि हमारे पास मान लीजिए कि एक हमारे पास कुछ भी डेटा दिया गया है, रॉ डेटा हमारे पास दिया गया है, उसका हमें स्टेम एंड लीफ कर्व बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है ये इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ऐसे अरेंज करते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टेम एंड इधर लीफ, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। अब यहाँ पर स्टेम देखेंगे क्या है कि पहली डिजिट होती है, तो पहली डिजिट हमारे पास यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो लीफ ध्यान में रखिएगा 1 जहाँ जहाँ पे है, दूसरा ये हमारा स्टेम हो गया, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो दूसरा जो मतलब जो भी डिजिट है हमारे पास, पहले डिजिट स्टेम होती है, दूसरी डिजिट लीफ होती है। तो लीफ का पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मान लीजिए कि 2-4 पॉइंट कुछ इस तरीके से बढ़ गए होते तो इसमें क्या करते, मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाता 21, 24, 31, तो यहाँ पे स्टेम बढ़ जाता है। स्टेम क्या हो जाता, 2 जब हम स्टेम लेते तो यहाँ पर हमारा 1 और 4 होता, और जब हम 3 लेते स्टेम तो यहाँ पे 1 हो जाता लीफ का पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बनाते हैं, और ये उस तरीके इसमें काम करता है कि जब हमारे पास इंडिविजुअल डेटा मेंटेन करना हो और डेटा की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में मान लीजिए क्लास है हमारे पास, और उस क्लास में जो बच्चे हैं वो कितनी एज ग्रुप के हैं,
या उनकी एजुकेशन क्या है, उनका हम कुछ कोड डिसाइड कर लेते हैं, या सपोज करिए कि हम एज की ही बात कर लेते हैं, उनकी एज हमें किसी को पता ना चले उस तरीके से डिसाइड करना है, तो हमारे पास कुछ इसी तरीके से डेटा को स्टेम और लीफ में डिवाइड करके रखा जाता है, जिसको अब प्रेजेंट टाइम में व्हाट्सअप या फिर जो भी हमारे पास मैसेजिंग ऐप हैं उनमें इनक्रिप्शन भी कहा जाता है एक तरीके का। ठीक है, इनक्रिप्शन ऑफ द डेटा इस तरीके से होता है जिसमें आप इस ग्राफ को आप देख के कुछ नहीं बता सकते कि ये डेटा है या क्या है। हमारे पास स्टेम और लीफ देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इनके साथ ये पहला लेटर है और ये सभी जो है लास्ट वाले लेटर हैं, ये पहला लेटर है, ये लास्ट के लेटर हैं, और इससे नंबर तो डिसाइड कर लेंगे आप, लेकिन किस सीक्वेंस में है, कहाँ पे अरेंजिंग है, ये किस डेटा से आए हुए हैं, इनका हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। तो ठीक है, तो इंडिविजुअल डेटा को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टेम एंड लीफ में इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम यूज करते हैं, पहली डिजिट हमारी स्टेम होती है, दूसरी डिजिट हमारी लीफ होती है, और इसका जो यूज होता है वो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट की जब हम चर्चा करते हैं तो उस केस में हमारे पास इसका यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक ग्राफ आपके पास और बचता है। यहाँ पे अच्छा देखिए एक यूज इसका लिखा गया है, तो यूज क्या है, इट गिव्स ट्रेंड, क्लस्टर्स, गैप एटसेट्रा ऑफ द डेटा। ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, जेएसओ लेवल पे इसका बहुत पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड एंड क्लस्टर पे ध्यान रखिएगा, या और गैप्स पे। गैप्स मतलब क्या है कि जैसे वेरिएबिलिटी या स्कैटर डायग्राम होता है वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, उसी तरीके से हम यहाँ स्कैटरिंग या गैप्स को चेक कर सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, बाकी आपके इंपॉर्टेंट का यहाँ पे नहीं है। इट गिव्स एक्चुअल वैल्यू वाइड बार चार्ट डायग्राम डज नॉट गिव्स द इंडिविजुअल डेटा, और इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द टू डेटा सेट, और फिर इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड क्विक। तो ये बहुत आपके मैटर का नहीं है। जहाँ पे भी जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में यहाँ पे बहुत विशेष मतलब का ये नहीं है आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद एक बॉक्स प्लॉट डायग्राम होता है, या विस्कर डायग्राम भी हम इसको कहते हैं। तो बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर डायग्राम इज यूज टू शो द स्प्रेड ऑफ द डेटा सेट। जैसे आप लोग स्कैटर डायग्राम पढ़ते हैं, स्कैटर डायग्राम में हम कोरिलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है। कुछ इस तरीके का हमारे पास एक डायग्राम होता है जो एक्स वाई प्लेन में से डॉट पॉइंट्स को हम दिखाते हैं, और ये डॉट पॉइंट्स कुछ एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए या स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए इनको हम स्कैटर डायग्राम भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये स्प्रेड ऑफ द डेटा को बताते हैं, और ये डेटा हमारे पास इनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि केवल क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो डेटा होता है यहाँ पे लोअर लिमिट होती है फर्स्ट क्वार्टाइल की, मीडियन ही होता है, या इसी को सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, सेकंड क्वार्टाइल, और फिर इसके बाद ये अपर क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स प्लॉट एंड विस्कर डायग्राम के माध्यम से केवल हम लोग क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना आप के लिए इतना आपके इम्पोर्टेंस का रहेगा, बाकी इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंस का नहीं है। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे हम सारे PDF शेयर कर देंगे। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो ये नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।